हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनोभूषण गिरी आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें पढ़ेंगे क्लास 10th के अर्थशास्त्र के इकाई 2 चैप्टर 2 के चैप्टर का नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। दिया हुआ है आय, इनकम। हम सभी देखते हैं कि समाज के हर व्यक्ति अपने परिश्रम के द्वारा जो अर्जित करता है, वह अर्जित संपत्ति उसकी आय मानी जाती है। मतलब समाज के हर व्यक्ति अपने परिश्रम के द्वारा जो अर्जित करता है, उसे अर्जित संपत्ति को क्या मानी जाती है? आय मानी जाती है। व्यक्तियों को प्राप्त होने होने वाली आय मौद्रिक रुपये पैसे के रूप में अथवा वस्तुओं के रूप में भी हो सकता है। या तो रुपये पैसे के रूप में भी हो सकता है अथवा वस्तुओं के रूप में भी हो सकता है। अर्जित संपत्ति को मौद्रिक अभिव्यक्ति आय में होता है। लोगों के द्वारा अपने परिश्रम के फलस्वरूप परिश्रम के फलस्वरूप जो धन अथवा संपत्ति प्राप्त होता है, उसे हम आय में के रूप में व्यक्त करते हैं। लोगों के द्वारा अपने परिश्रम के फलस्वरूप जो संपत्ति अथवा धन अथवा संपत्ति प्राप्त होता है, उसे हम आय के रूप में व्यक्त करते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए उसके नागरिक की अभिव्यक्त अथवा सामाजिक आय की संपन्नता अथवा विभिन्नता का प्रतीक है। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए उसके नागरिकों की व्यक्तिगत एवं अथवा सामाजिक आय की समानता अथवा विभिन्नता का प्रतीक है। आय वह मापदंड है जिसके द्वारा देश के आर्थिक विकास की स्थिति को आकलन किया जा सकता है। आय वह मापदंड है जिसके द्वारा आय के द्वारा ही देश की आर्थिक विकास की स्थितियों को आकलन किया जा सकता है। देश अथवा राज्य को आय के आधार पर ही उसे विकसित अथवा विकासशील श्रेणी में रखा जाता है। देश या राज्य का आय के आधार पर ही राज्य को आय के आधार पर ही विकसित अथवा विकासशील श्रेणी में रखा जा सकता है। भारत के राज्यों में गोवा, दिल्ली, हरियाणा आय के आधार पर फ्रेश कर दिया जाए। भारत के राज्यों में गोवा, दिल्ली और हरियाणा आय के आधार पर ही समृद्ध माना जाता है। वहीं दूसरी ओर आय के आधार पर जहां बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश विकास के निचले श्रेणी का राज्य माना जाता है। देखिए, वहीं दूसरी ओर आय के आधार पर ही जहां बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश विकास की निचली श्रेणी का राज्य माना जाता है। देखिए, बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ, इसको कमेंट कीजिएगा। इसी प्रकार विश्व के देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान जैसे देशों में समृद्धि माना जाता है। देश को विकास के निचले पाए पर आय के आधार पर ही रखा जाता है। यह एक अलग बात है कि बीते वर्षों में विकास की दर भारत तेजी से समृद्धि देशों की श्रेणी की ओर बढ़ा जा रहा है। देखिए, पहले तो किसी प्रति व्यक्ति आय जरूरी है, उसके बाद एक परिवार की आय सबसे अधिक जरूरी है, तब परिवार का विकास होगा। और परिवार का विकास से आय के उसके बाद जिले के, उसके बाद राज्य के, उसके बाद देश के, उसके बाद तब देशों को भी देशों में गिनती होगा। तो देखिए, प्रति व्यक्ति आय पहले क्या है, आय का डिफिनेशन दिया हुआ है। जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार की शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस कार्य के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है, उसे उस व्यक्ति की आय कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी काम को शारीरिक और अथवा मानसिक
कार्य करता है और कार्य के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है, जो रुपये पैसे मिलता है, जो मिलता है, उसे उस व्यक्ति की आय कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज। अब देखिए उसके बाद में जिस प्रकार वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के क्षेत्र में हम देखते हैं जिस प्रकार वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के क्षेत्र में हम देखते हैं कि भूमि का पारिश्रमिक लगान के रूप में श्रम का पारिश्रमिक मजदूरी के रूप में पूंजी का पारिश्रमिक ब्याज के रूप में व्यवस्थापक का पारिश्रमिक वेतन के रूप में एवं उद्यमी का पारिश्रमिक लाभ एवं हानि के रूप में ही है वह आय को प्रकट करता है। वही आय को प्रकट करता है। आगे बढ़े तो दिया हुआ है बिहार की आय, इनकम ऑफ बिहार। बिहार की आय, इनकम ऑफ बिहार। बिहार अत्यंत गरीब एवं पिछड़ा राज्य बिहार अत्यंत गरीब एवं पिछड़ा हुआ राज्य है जहां गरीबी की व्यापक प्रवृत्ति निरंतर मौजूद रहती है। देश में निरंतरता अनुपात के आंकड़े योजना आयोग ने मार्च 2009 में जारी की है। इन आंकड़ों के अनुसार बिहार पूरे देश में उड़ीसा राज्य के बाद सर्वाधिक गरीब राज्य है। देखिए आंकड़े योजना देश में निरंतरता अनुपात को आंकड़े योजना आयोग 2009 में जारी किए। इन आंकड़े के अनुसार बिहार पूरे देश में उड़ीसा के बाद सर्वाधिक गरीब राज्य है। प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। यहाँ की 41.4%, यहाँ की 41 मतलब बिहार की 41.4% आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। 41.4% गरीबी रेखा की आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। और बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में न्यूनतम है। देखिए बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय मतलब एक व्यक्ति की आय पूरे देश में न्यूनतम है, यानी कि सबसे कम है। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाला जाता है? प्रति व्यक्ति आय देखिए राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या बराबर हो जाता है प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय बराबर हो जाएगा देश की या राष्ट्र की आय बटे देश की कुल जनसंख्या। देश की कुल जनसंख्या राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। तो देखिए हम लोग बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में क्या है? न्यूनतम है, मतलब सबसे कम है। पूरे देश में बिहार राज्य की आय प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में सबसे कम है, जिसके चलते बचत निम्न स्तर पर है। जिसके चलते प्रति व्यक्ति की अब आय ही कम है, सबसे न्यूनतम है, तो बचत का सवाल ही नहीं होता। तो कम बचत के कारण पूंजी निर्माण दर कम होती है। कम बचत की वजह से पूंजी निर्माण दर कम होता है, जिसके पूंजी निर्माण दर कम होता है,
कम पूंजी निर्माण कम पूंजी निर्माण के कारण विनियोग भी कम होता है। कम पूंजी निर्माण के कारण विनियोग भी कम होता है, जिसके फलस्वरूप बिहार में प्रति व्यक्ति आय पुनः निम्न स्तर पर कायम रहती है। जिसके फलस्वरूप बिहार में प्रति व्यक्ति आय पुनः निम्न स्तर पर कायम रहती है। ठीक इसके विपरीत भारत के विकसित राज्यों जैसे गोवा, दिल्ली आदि में जहाँ प्रति व्यक्ति आय ऊंचा, जैसे इसके ठीक विपरीत, जैसे गोवा विकसित राज्य हो गया और दिल्ली विकसित राज्य हुए, आदि में जहाँ प्रति व्यक्ति आय उच्च है, बचत एवं विनियोग अधिक है। जहाँ प्रति व्यक्ति आय अधिक है, वहाँ तो बचत और विनियोग अधिक होगा ही, तथा पूंजी निर्माण दर ऊंचा है, जिसके फलस्वरूप पूरे वर्ष प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाती है। जिसके फलस्वरूप पूरे वर्ष प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाती है। सामान्यतः हम कह सकते हैं कि गरीबी को जन्म देती है। हम कह सकते हैं कि गरीबी को जन्म देती है। इस कथन को प्रसिद्ध अर्थशास्त्री नगनर नर्स ने गरीबी को कुचक्र के रूप में व्यक्त किया। इस कथन को प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रैगनर नॉर्क्स ने गरीबी को कुचक्र के रूप में व्यक्त किया है। गरीबी को गरीबी को है कुचक्र के रूप में व्यक्त किया है। जैसे यहाँ से शुरू हुआ, फिर घूम के आ गया, फिर घूम के आ गया, कुचक्र के रूप में व्यक्त किया है। जिसका सार यह है कि गरीबी इसलिए है इसमें गरीबी है। गरीबी के कारण उसकी आय कम होती है और शिक्षा और अज्ञानता के कारण बच्चे की पैदाइशी जन्म अधिक होता है। फलस्वरूप उनकी अगली पीढ़ी अधिक। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 32 की तरफ। पेज नंबर 32 की तरफ। तो क्या था? इसके फलस्वरूप उनकी अगली पीढ़ी अधिक गरीब हो जाती है। गरीबी का कुचक्र अनवरत चलता रहता है। गरीबी का कुचक्र अनवरत चलता रहता है। यह आशय यह है कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। यह आशय यह है कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। फिर आगे बढ़े तो कह रहा है भारत के सभी 28 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय चंडीगढ़ की है। भारत के सभी 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की है? तो चंडीगढ़ की है। प्रति व्यक्ति आय चंडीगढ़ की है। इस मामले में उनका शीर्ष स्थान विगत 5 वर्षों से बना हुआ है। इस मामले में उनका शीर्ष एक का स्थान, प्रथम स्थान, टॉप का स्थान विगत 5 वर्षों से बना हुआ है। देश के आय को मानक को निर्धारित करने वाला संस्था, जिसे थोड़ा यहाँ फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा है, डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड, थोड़ा फ्रेश नहीं है यहाँ पे, स्टेटिस्टिक्स, इसके द्वारा 16 नवंबर
16 नवंबर 2008 को जारी किए गए आंकड़े के अनुसार सन 2006 से 7 में चंडीगढ़ में प्रति व्यक्ति आय 7,000 70,361 रुपये रही है। चंडीगढ़ में वर्ष 2006-7 में चंडीगढ़ में प्रति व्यक्ति आय 70,361 रही है, जबकि देश के केवल 28 राज्यों की चर्चा में तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा एवं नई दिल्ली को बताया गया है। निदेशालय के ताजा आंकड़े में गोवा में प्रति व्यक्ति आय 54,850 रुपये तथा दिल्ली में देखिए गोवा में प्रति व्यक्ति आय कितना है तो 54,850 रुपया है, और दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय कितना है 50,564 रुपया बताई गई है। और तीसरी स्थान पर इस प्रकार हरियाणा और पंजाब ने पीछे छोड़ दिया है। तीसरी स्थान पर इसी प्रकार हरियाणा और पंजाब ने पीछे छोड़ दिया है। सन 2008 से 9 में बिहार केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के अनुसार 11.03% राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर है। 11.03% के बाद दूसरा है प्रतिशत वृद्धि है। और जो गुजरात 11.05% के बाद दूसरा है। उसी तरह अब बिहार के पिछड़ापन का चोला त्याग कर विकास की ओर उग्रमुख है। अब देखिए इसी तरह अब बिहार पिछड़ापन का चोला त्याग कर विकास की ओर उग्रमुख है। फिर आगे चलें तो इससे पहले हम लोग देखें बिहार की आय, इनकम ऑफ बिहार। इससे पहले हम लोग देखें इनकम ऑफ बिहार। अब देखेंगे राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। कर अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय की धारणा बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय की धारणा बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। किसी देश का आर्थिक विकास उसकी राष्ट्रीय आय पर निर्भर करता है। किसी भी देश का आर्थिक विकास उसकी राष्ट्रीय आय पर निर्भर करता है तथा आर्थिक प्रगति को मापने का सर्वोत्तम साधन भी राष्ट्रीय आय ही है। आर्थिक प्रगति को मापने का सर्वोत्तम साधन भी राष्ट्रीय आय ही है। जहां राष्ट्र की संपूर्ण आय उत्पादन के विभिन्न साधनों के सम्यक प्रयास में होता है, प्रत्येक साधनों की भागीदारी उत्पन्न की प्रक्रिया में होती है। फलतः उत्पादित की हुई वस्तुओं से प्राप्त आय का सभी साधनों के बीच में वितरित किया जाता है। अर्थशास्त्रों में वितरण की धारणा राष्ट्रीय आय के आंकड़े में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जिसे हम उत्पादन के विभिन्न साधनों के अर्थशास्त्रों के वितरण की धारणा रखती है।
प्रत्येक साधनों की भागीदारी उत्पादन की क्रियाओं में होती है। फलतः उत्पादित हुई वस्तुओं से प्राप्त आय की सभी साधनों के बीच में वितरित किया जाता है। अर्थशास्त्रों के वितरण के धारणा राष्ट्रीय आय के आंकड़ों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसे हम उत्पादन के विभिन्न साधनों के भागीदारी में हिस्सा लेने को कहते हैं। वास्तव में उत्पन्न की विभिन्न साधनों के सहयोग से राष्ट्रीय आय की प्राप्ति होती है और राष्ट्रीय आय को पुनः उन साधनों के बीच वितरित कर दिया जाता है। अब हम राष्ट्रीय आय का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद राष्ट्रीय आय को विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जान लें राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय का मतलब किसी देश में एक वर्षों में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्यों से लगाया जाता है। राष्ट्रीय आय का मतलब किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य पर लगाया जाता है। दूसरे शब्द में वर्ष भर किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। दूसरे शब्द में कहें तो वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है, नेशनल इनकम कहा जाता है। और इसे हम अब विस्तार में पढ़ेंगे। फिर कह रहे जिस प्रकार व्यक्तियों के समूह के प्रक्षेत्र का निर्माण होता है, प्रक्षेत्रों के समूह से राज्य एवं राज्यों के समूह से देश का निर्माण होता है। उसी प्रकार श्रम और पूंजी के सहयोग एवं उपलब्ध प्राकृतिक साधनों के उपयोग से जो भौतिक, जिसे मूल रूप से आंका जाता है, और आतंक ऐसे संस्थाएं जो अदृश्य रूप से संसाधनों के वृद्धि करता है, के कुल मूल्यों को राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि गांव और शहरों में खेतों और कारखाने के द्वारा भौतिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। हम लोग देखे हैं कि गांव और शहरों में कल कारखाने के द्वारा भौतिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। और उसी तरह शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, कर्मचारी, पदाधिकारी एवं समाज के अन्य वर्गों के लोग अपनी सेवाओं से राष्ट्र के सुसंपन्न हैं। इस तरह खेत खलिहानों से उत्पन्न अथवा ज्ञान एवं दक्षता से किए गए उत्पादनों को राष्ट्रीय चलिए नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 34। तो इसी तरह खेत खलिहानों से उत्पन्न एवं ज्ञान एवं दक्षता से किए गए उत्पादनों को राष्ट्रीय आय कहेंगे। जब उन सभी भौतिक और अभौतिक सेवाओं से प्राप्त आय का कुल रूप से आकलन किया जाता है, तब उसे कुल उत्पादन कहते हैं। कुल रूप से आकलन किया जाता है तो उसे कुल उत्पादन कहते हैं। और उत्पादन के क्रम में किए गए खर्चे को घटा देने के बाद जो बचता है, उसे शुद्ध राष्ट्रीय आय कहते हैं, नेट नेशनल इनकम कहते हैं।
अर्थशास्त्र में कुछ उत्पादन और शुद्ध उत्पादन देशों की अवधारणाओं को अपना ही महत्व है। इसी क्रम में राष्ट्रीय आय को स्पष्ट करने के लिए कुछ प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों ने परिभाषा को हम इस प्रकार से इस निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत करेंगे। किसी देश के श्रम एवं पूंजी का उसके प्राकृतिक साधनों का उपयोग करने से प्रति व्यक्ति भौतिक और अभौतिक वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार की सेवाओं से जो शुद्ध समूह उत्पन्न होता है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। सेम वही है बट इंग्लिश में, बात तो वही हुआ। उसके बाद आगे पढ़ें, लिखा है जहां प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा से हमें यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत हम उन सभी वस्तुओं और सेवाओं को लेते हैं जिनका उत्पादन प्राय एक साल के अंतर्गत श्रम और पूंजी प्राकृतिक साधनों के सहयोग से करते हैं। ये पढ़ना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था इसलिए छोड़ दिए इसको। उसके बाद किसी देश के कुल पूंजी विदेशों में लगा दी जाती है तो उससे प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में जोड़ दिया जाता है। देखिए, किसी देश की कुल पूंजी विदेश में लगा दी जाती है तो उससे प्राप्त आय को भी राष्ट्रीय आय कहते हैं, क्योंकि यहाँ राष्ट्र का पैसा लगा है तो विदेश से भी जो आय प्राप्त होता है उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। प्रोफेसर पिगू ने राष्ट्रीय आय को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है। सभी प्रोफेसर अलग अलग आय को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किए हैं। इनके कहने के अनुसार राष्ट्रीय लाभांश किसी समाज में वस्तुनिष्ठ अथवा भौतिक आय का वह भाग जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है और जिसे मुद्रा के रूप में माप हो सकती है। इनके अनुसार राष्ट्रीय लाभांश किसी समाज में वस्तुनिष्ठ और भौतिक आय का वह भाग है जिससे विदेश से प्राप्त आय से सम्मिलित होती है, जिससे मुद्रा के रूप में माप हो सकती है। आगे बढ़ें, पेज नंबर 35 की। एक मिनट, आगे बढ़े तो एक और अन्य प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर फिशर ने राष्ट्रीय आय को परिभाषा देते हुए कहा कि वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है। प्रोफेसर फिशर के अनुसार राष्ट्रीय आय की परिभाषा है वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग जिसका उस वर्ष के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है, जिसका उस वर्ष के अंतराल प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। फिर आगे बढ़ें तो तीसा के भयानक आर्थिक मंदी से उबरने के लिए प्रोफेसर किन्स ने राष्ट्रीय आय की धारणा को नीचे सिरे से विचार किया है। उनके अनुसार राष्ट्रीय आय को उपभोक्ता वस्तुओं तथा विनियोग के वस्तुओं पर किए गए कुल व्यय के योग के रूप में व्यक्त किया जाता है। भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायित्व है। इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिदर्शित सर्वेक्षण संगठन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का सहायता है। अब फॉर्मूले के रूप में देखेंगे। फॉर्मूले के रूप में
फार्मूले के रूप में y बराबर सी प्लस आई, वाई बराबर सी प्लस आई। वाई से क्या होगा, वाई बराबर राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। सी बराबर क्या होगा, उपभोक्ता व्यय। और आई से क्या होगा, इन विनियोग, इन्वर्समेंट। तो देखिए अब हमें राष्ट्रीय आय की धारणा को स्पष्ट करना चाहिए, जिससे यह पता चले कि राष्ट्रीय आय को अंतर्गत किन किन प्रकार की आयों की व्याख्या करते हैं। राष्ट्रीय आय की धारणा को हम निम्नलिखित आयों के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय की धारणा एक में हो जाएगा सकल घरेलू उत्पादन, सकल घरेलू उत्पादन जिसे जीडीपी कहते हैं। जीडीपी इससे पहले चर्चा में था, जीडीपी। उसके बाद में है कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन, इसको कहते हैं जीएन, एक मिनट फ्रेश करने दीजिए, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और आगे बढ़ें तो तीसरा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, इसे कहते हैं एनएनपी, नीट नेशनल प्रोडक्ट। अब चलें पेज नंबर 36 की दुनिया में। इधर हम लोग इससे पहले हम लोग देखे थे राष्ट्रीय आय की धारणा, तो जिसमें सबसे पहले था सकल घरेलू उत्पादन, जीडीपी। उसके बारे में देखेंगे। किसी देश में किए गए किसी दी हुई वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं के जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है उसे सकल घरेलू उत्पादन कहते हैं। सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी कहते हैं। देखिए, किसी देश में किसी दी हुई वर्षों में वस्तुओं एवं सेवाओं से जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है उसे सकल घरेलू उत्पादन कहते हैं। सकल घरेलू उत्पादन एक देश की सीमा के अंदर किसी भी दी गए समय अवधि प्राय एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल बाजार एवं या मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पादन कहा जा सकता है। इसका डिफिनेशन इस तरह भी दे सकते हैं और इस तरह भी। और अब चलें उसके बाद में दूसरा नंबर था कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन। पहले था सकल घरेलू उत्पादन, उसके बाद था कुल या सकल घरेलू उत्पादन, जीएनपी। इसके बारे में देखें, जीएनपी किसी देश में एक साल के अंतर्गत जितनी वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन होता है, किसी देश में एक साल के अंतर्गत जितनी वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसके मौद्रिक मूल्य को कुल राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। उसके मौद्रिक मूल्य को कुल राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन और यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन तथा सकल घरेलू उत्पादन में अंतर। कुल राष्ट्रीय उत्पादन और यहाँ देखिए सकल घरेलू उत्पादन और कुल राष्ट्रीय उत्पादन में अंतर है। किसी देश में एक साल के अंतर्गत जिस वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है जिसके मूल्य को क्या कहते हैं, कुल राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। और किसी देश में दी हुई वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं से जो मात्रा उत्पादित होता है उसे क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पादन कहते हैं। फिर आगे बढ़ें,
कुल राष्ट्रीय उत्पादनों का पता लगाने के लिए कुल राष्ट्रीय उत्पादनों का पता लगाने के लिए सकल घरेलू उत्पादन में देशवासियों द्वारा विदेश से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में जोड़ दिया जाता है तथा विदेश द्वारा देश में उत्पादित वस्तुओं के मूल्य को घटा दिया जाता है। उसके बाद तीसरा है राष्ट्रीय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, नेट नेशनल प्रोडक्ट। और इसके अब डिफिनेशन की तरफ चलें तो कुल राष्ट्रीय उत्पादन को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ खर्च करना पड़ता है। कुल राष्ट्रीय उत्पादन को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ खर्च करना पड़ता है। कुल राष्ट्रीय उत्पादन से कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से जो खर्च का घटा देने से जो शेष बचता है, कुल राष्ट्रीय उत्पादन के खर्च में घटा देने से जो शेष बचता है वह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन NNP कहलाता है। NNP कहलाता है। देखिए, कुल राष्ट्रीय उत्पादन को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ खर्च करना पड़ता है और कुल राष्ट्रीय उत्पादन से उन खर्चों को घटा देने पर खर्च करते हैं उस खर्चों को घटा देने पर तब आता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट। उत्पादन के बीच इसी का वितरण किया जाता है। उत्पादन के बीच इसी का वितरण किया जाता है। कुल राष्ट्रीय उत्पादन से जो कच्चे माल की कीमत, पूंजी की घिसावट और मरम्मत में किए गए व्यय, कर और बीमा का व्यय घटा देने से जो बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन NNP कहते हैं। यानी कि इसका डिफिनेशन हुआ राष्ट्रीय उत्पादन किसे कहते हैं। इससे नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद फोन फुल होने की वजह से बढ़िया वीडियो नहीं बन पाया। इससे नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत का राष्ट्रीय आय ऐतिहासिक परिवेश। भारत का राष्ट्रीय आय ऐतिहासिक परिवेश।